लेक्चर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में आज हम पढ़ेंगे 1935 का अधिनियम। एक चीज़ आपको बता दूं कि हमारा जो वर्तमान का भारतीय संविधान है उसकी बहुत सी धाराएं यानी उसके बहुत से आर्टिकल आज भी भारतीय संविधान में 1935 के अधिनियम से ही है। तो आइए पढ़ते हैं 1935 का भारत सरकार अधिनियम। हमारा विषय है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान ठीक। और हम पढ़ेंगे भारत सरकार अधिनियम अधिनियम 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसकी बैकग्राउंड यानी भूमिका कि आखिर 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है इसे बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इसकी आवश्यकताओं में जो पहला पॉइंट है वो ये कि भारतीयों की बढ़ती हुई स्वायत्तता बढ़ती हुई यानी भारतीयों की जो आज़ादी की मांग थी, स्वायत्त करने की मांग थी। समझाया, स्वायत्त का मतलब होता है ऑटोनोमस, यानी अपने में वे ऐसे सारे अधिकार जिनके लिए किसी दूसरे पर निर्भर न होना पड़े। ठीक, वे अधिकार जिनके लिए हमें किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होना पड़ता है, स्वायत्त यानी ऑटोनोमस कहलाता है। तो भारतीयों की मांग डे बाय डे बढ़ती जा रही थी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार मिले, यानी कुल मिलाकर के उसके केंद्र में जो हमारी भावना थी वो ये थी कि हमें अतिशीघ्र स्वतंत्रता की प्राप्ति हो जाए। और आप जानते हैं कि अंग्रेज ऐसा चाहते नहीं थे, क्योंकि अंग्रेज़ों के लिए पहली बात तो ये कि उपनिवेश का जो सबसे अच्छा सेंटर था वो इंडिया था, भारत था। उपनिवेश का अर्थ क्या है मैं आपको बता दूं। आप जानते हैं कि भारत में व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी आई। व्यापार तो शुरू किया उसने, साथ ही साथ आप ये भी पढ़ चुके हैं कि उन्होंने जब यहाँ पर देखा कि यहाँ के राजा जो है आपस में ही लड़ते रहते हैं, तो उन्होंने राजाओं की इस कमी का फायदा उठाया और यहाँ पर शासन स्थापित कर दिया। तत्पश्चात जो पहले तो वो लोग भारत से व्यापार करते थे, यानी यहाँ की बनी हुई चीज़ें अपने यहाँ ब्रिटेन में ले जाते थे और वहाँ पर बनी हुई चीज़ें भारत में लाते थे। समझाया। लेकिन इसके बाद उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर जो भी उत्पादन होता था उस उत्पादन को यहाँ से ले जा कर के ब्रिटेन में उसका उन चीज़ों का माल जो है मशीनों की सहायता से तैयार किया जाता था और उसे ला कर के भारत में ही बेचा जाता था। तो यहाँ के जो उद्योग धंधे थे, कुटीर उद्योग धंधे थे, दस्तकारी थी, चौपट हो चुकी थी और यहाँ जो है गरीबी चरम सीमा पर थी। तो भारत के लिए, ब्रिटेन वासियों के लिए या
यूं कहें कि जो भारत की संसद थी उसके लिए भारत यानी ब्रिटेन की जो संसद थी उसके लिए भारत उपनिवेश का यानी मार्केट का सबसे अच्छा क्षेत्र था। एक ऐसी मार्केट थी इंडिया जहां पर जो है माल को ज़्यादा से ज़्यादा खपाया जा सकता था। तो उपनिवेश था, तो उपनिवेश की वजह से जो है ब्रिटेन बहुत जल्दी ही भारत को स्वतंत्र नहीं करना चाहता था। तो भारतीयों की जो बढ़ती हुई मांग थी स्वायत्तता की, साथ ही साथ आज़ादी की जो मांग थी, उसको संदर्भ में रखते हुए 1927 में ब्रिटिश संसद में साइमन कमीशन बना। साइमन कमीशन या साइमन आयोग, ठीक। 1927 में ब्रिटिश संसद में साइमन कमीशन बना और जब ये भारत में आया तो इसमें जो प्रावधान किए गए थे उन प्रावधानों से, उन व्यवस्थाओं से नाराज होकर के भारतीयों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक के नारे जो है यहाँ की सड़कों पर क्रांतिकारियों के द्वारा, कांग्रेसी सरकार के द्वारा, भारतीय जनमानस के द्वारा लगाए गए। और आपको विदित है कि लाला लाजपत राय इसी प्रकार के आंदोलन में जो है अंग्रेजों की लाठी से घायल हुए और अंततोगत्वा मृत्यु को प्राप्त हो गए, ठीक। तो चूंकि इस कमीशन में सारे के सारे जो सदस्य थे वो अंग्रेज ही थे, यानी सारे सदस्य अंग्रेज थे, तो भारतीयों के हित में कुछ ऐसा नहीं था जिससे कि भारतीयों को खुशी होती और इस साइमन कमीशन का विरोध किया गया। इसके बाद जो है आयोग ने, यानी जो साइमन आयोग था, साइमन कमीशन था, उसने जो है 30 जून 1930 को जून 1930 ईस्वी को अपना प्रतिवेदन ब्रिटिश गवर्नमेंट को भेजा। अपनी रिपोर्ट जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को भेजी, जिसमें कई सिफारिशें की गई थी। इसके पश्चात और भी ऐसी कई घटनाएं घटी जिससे कि 1935 का भारत शासन अधिनियम बनाने की आवश्यकता पड़ी। तो वे और कौन सी घटनाएं हैं कि 10 अगस्त 1928 को, 10 अगस्त 1928 ईस्वी को मोतीलाल नेहरू समझ रहे हैं, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित समिति, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया 1930 में, 10 अगस्त 1928 को जो है मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनी और उस समिति ने अपना प्रतिवेदन जो है प्रस्तुत किया भारत में कार्यरत ब्रिटिश गवर्नमेंट को, यानी गवर्नर जनरल को, ठीक है। इसके बाद 29 मार्च 1929 को, 29 मार्च 1929 को मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है 14 सूत्रीय मांगों का प्रस्तुतिकरण किया। 14 सूत्रीय मांगों का प्रस्तुतिकरण किया, यानी 14 सूत्रीय मांगे जो है गवर्नर जनरल के पास भेजी, ठीक है। अब इसके बाद जो है 1929 में
प्रथम गोलमेज सम्मेलन यानी फर्स्ट राउंड टेबल मीटिंग। इसके बाद 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ठीक। इसके बाद जो है 1933 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन। यह सम्मेलन जो है ब्रिटेन में आयोजित किए गए थे, गोलमेज सम्मेलन, ठीक। ये 3 सम्मेलन हुए, इनके बारे में डिटेल में हिस्ट्री में पढ़ेंगे। अच्छा, साथ ही साथ 1932 में श्वेत पत्र प्रस्तुत किया जाना, श्वेत पत्र प्रस्तुत किया जाना, ठीक। अब श्वेत पत्र क्या होता है इसे भी समझ लीजिए। यानी श्वेत पत्र जो है अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए या अपने हितों की मांग के लिए या अपनी सफाई देने के लिए किसी भी संस्था के द्वारा एक जो लेटर लिखा जाता है श्वेत पत्र कहलाता है, ठीक है। तो अब ये ऐसे कारण रहे जिससे जो है भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित किया गया। उपरोक्त ये कारण थे जिन कारणों के चलते हुए भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित किया गया। अब इस अधिनियम के प्रावधान क्या थे, क्या क्या इसमें जो है व्यवस्थाएं दी गई इस अधिनियम के द्वारा, आइए देखते हैं प्रावधान। प्रावधान देखते हैं इस अधिनियम में क्या क्या किए गए। ठीक है, पहला नंबर यानी ए नंबर, पहला इसमें जो है व्यवस्था ये की गई अखिल भारतीय संघ, अखिल भारतीय संघ, ठीक है, अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव किया गया जिसमें जो अंग्रेजों के बीच प्रदेश थे जिनमें अंग्रेजों का शासन चल रहा था, उनका जो है इस अखिल भारतीय संघ में सम्मिलित होना कंपलसरी था, आवश्यक था। लेकिन जो भारतीय देशी रियासतें थीं जिनके नरेश जो है अपनी इच्छा पर निर्भर करते थे, अर्थात अगर वो चाहें कि वो अखिल भारतीय संघ में सम्मिलित हों तो सम्मिलित हो सकते थे, अगर ना चाहें तो उनके लिए किसी भी प्रकार की जबरदस्ती नहीं थी, ठीक है। जिसमें प्रांतों का सम्मिलित होना अनिवार्य था, प्रांतों का सम्मिलित होना अनिवार्य था, ठीक है। ये वही प्रांत थे जहां अंग्रेजों का शासन चल रहा था, यानी वे प्रदेश जो अंग्रेजों के अधीन थे, किंतु देशी रियासतों
का विलय या देसी रियासतों का सम्मिलित होना नरेशों की इच्छा पर था। यानी जो राजा होते थे, रियासतों के नरेश थे, उनकी इच्छा पर था, इच्छा पर निर्भर था। समझा गई बात? यानी जो देसी रियासतें थीं वह यदि चाहे कि इस अखिल भारतीय संघ में सम्मिलित हों तो सम्मिलित हो सकती थीं, अदरवाइज उनकी यदि इच्छा नहीं है, उनके नरेशों की इच्छा नहीं है तो सम्मिलित नहीं हो सकती थी। लेकिन जो विजित प्रदेश थे अंग्रेजों के, जहाँ पर उनका शासन था, उनका सम्मिलित होना कंपलसरी था अखिल भारतीय संघ। अब अगला बिंदु क्या है, अगला प्रावधान क्या है? संघ तथा केंद्र के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया। संघ तथा केंद्र के मध्य शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन किया गया। ठीक, संघ तथा केंद्र के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया और इस अधिनियम की सातवीं अनुसूची में, सातवीं अनुसूची में, इस अधिनियम की सातवीं अनुसूची में 3 सूचियां सम्मिलित की गई। 3 सूचियां सम्मिलित की गई। समझ आ गया? यानी 7वीं अनुसूची में, यानी 1935 का जो नियम था उसकी 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां जोड़ी गई। वो सूचियां कौन कौन थी? पहली है संघ सूची, और इस संघ सूची में जो है 59 विषय थे। ठीक है। और दूसरी है प्रांत सूची, दूसरी है वर्तमान में भी ये व्यवस्था है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, वर्तमान में भी ये व्यवस्था है हमारे भारतीय संविधान में। तो प्रांत सूची में जो विषय थे उसमें विषयों की संख्या थी 54, यानी 54 विषय। ठीक, और तीसरी है समवर्ती सूची। ठीक, समवर्ती सूची में विषयों की जो संख्या है वो है 36, यानी 36 विषय रखे गए समवर्ती सूची में। तो संघ सूची में क्या होता है कि जो केंद्र है वो कानून बना सकता है। ठीक है, संघ सूची में केंद्र कानून बना सकता है। प्रांत सूची में जो स्टेट है, राज्य है, वो कानून बना सकता है। और जो बचे हुए विषय हैं, यानी ऐसे विषय जिनमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं, वो समवर्ती सूची कहलाती है। तो ये व्यवस्था की गई। ठीक है, अब इसके बाद अगली जो सी व्यवस्था की गई तो वो क्या है कि देसी रियासतों के नरेश यदि चाहें तो वो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके किसी भी समय जो है अखिल भारतीय संघ का हिस्सा बन सकते थे। ठीक है, यानी देसी
रियासतें विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके अखिल भारतीय संघ में सम्मिलित हो सकती थी। यानी जो देसी रियासतों के नरेश थे, ठीक है, देसी रियासतें जैसे आपकी ग्वालियर, झांसी, संभल, नागपुर, सतारा, ठीक है, और ये आप देख रहे हैं कि जैसे अवध है, बंगाल, बिहार में तो उनका कब्जा था ही पहले से, तो ये सरीला है, राठ है और महोबा का क्षेत्र है, ये सब देसी रियासतें थी, ठीक है। तो देसी रियासतों के नरेश यदि चाहते तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके जो है अखिल भारतीय संघ में शामिल हो सकते थे, ठीक है। अब जो है अगली व्यवस्था की गई, इसे नोट कर लीजिए। केंद्र में द्वैध शासन, बायर की, ठीक है, बायर की स्थापना की गई। और एक बार फिर समझ लीजिए, वैसे मैं पूर्व के लेक्चर में बता चुका हूं कि द्वैध शासन होता क्या है, कि यानी जैसे कोई भी राजा है, उस पर यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, जो भारत में शासन कर रही थी, वो उस राजा पर अपना आधिपत्य कर लेती थी, उस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेती थी, तो उसे नाम मात्र का राजा तो बनाए रखती थी, लेकिन कर वसूलने के सारे अधिकार अपने हाथों में ले लेती थी। साथ ही साथ कभी कभी क्या करती थी कि अपनी सेना को उस राजा के यहाँ छोड़ देती थी और उसके भरण पोषण की सारी जिम्मेदारी राजा की ही होती थी। तो नाम मात्र का राजा वो बना रहता था और ये व्यवस्था जो है द्वैध शासन कहलाती थी। और इसे जो है इसकी यानी द्वैध शासन प्रणाली यानी बायरकी का जो सिद्धांत था वो ब्रिटेन के ही शायद लियोनेट कार्टिस ने दी थी। नोट कर लीजिए इसे। द्वैध शासन प्रणाली या द्वैध शासन की व्यवस्था जो है लियोनेट कार्टिस ने दी थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। द्वैध शासन प्रणाली का जो सूत्रपात था यानी ये व्यवस्था लियोनेट कार्टिस के मस्तिष्क की उपस्थिति उसके द्वारा दी गई थी। तो केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई, ठीक है। और केंद्रीय शासन के दो विषयों को दो भागों में विभाजित किया गया। केंद्रीय शासन के विषयों को दो भागों में विभाजित किया गया। ठीक है। अब ये भाग कौन कौन से थे देखते हैं। दो भागों में विभाजित किया गया।
ये दो भाग कौन थे? जो पहला नंबर है वो ये संरक्षित विषय, इसके बारे में आप पूर्व में भी पढ़ चुके हैं। फिर ये व्यवस्था की गई संरक्षित विषय, और दूसरा है हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषय, हस्तांतरण का अंतर मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को किसी भी दूसरे व्यक्ति के हाथ में समर्पित करना, देना या ट्रांसफर करना, यानी टू ट्रांसफर। हस्तांतरण का अंतर होता है टू ट्रांसफर, ठीक है। तो केंद्र सरकार के जो विषय थे उनको दो भागों में बांटा गया, संरक्षित विषय यानी रिजर्व आर्टिकल्स और ट्रांसफर्ड आर्टिकल्स, ठीक है, हस्तांतरित विषय। अब जो है ये जो संरक्षित विषय था ये गवर्नर जनरल को सौंपा गया। किसको सौंपा गया? गवर्नर जनरल को सौंपा गया। और जो हस्तांतरित विषय है ये भारत शासन की मंत्रिपरिषद को सौंपा गया। शासन की मंत्रिपरिषद को सौंपा गया। ठीक है, मंत्रिपरिषद को सौंपा। क्लियर? अब आते हैं अगली व्यवस्था क्या थी। अगली व्यवस्था ये है ई नंबर। ई नंबर की व्यवस्था क्या है कि गवर्नर जनरल को व्यापक अधिकार प्रदान किए गए, बहुत सारे पावर्स दिए गए। गवर्नर जनरल को व्यापक अधिकार दिए गए। गवर्नर जनरल को व्यापक यानी भारी मात्रा में अधिकार दिए गए, बड़े पैमाने पर अधिकार दिए गए। ठीक है, अब अगली व्यवस्था क्या है कि केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। केंद्र में द्विसदनात्मक, द्विसदनात्मक का मतलब दो सदन। जैसे आप केंद्र में वर्तमान में देखते हैं, पहला है आपका संसद यानी पार्लियामेंट और दूसरी है राज्यसभा। समझा गया? ठीक उसी तरह से यहाँ पर जो है केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। पहली क्या है? राज्य परिषद, राज्य परिषद, ठीक है। और ये जो है उच्च सदन हुआ करता था। उच्च सदन, जैसे केंद्र में वर्तमान में हमारा राज्यसभा जो है उच्च सदन है, ठीक है। और दूसरा सदन कौन था? विधानसभा। दूसरा सदन था विधानसभा। ये जो है निम्न सदन होता था। समझा गई बात? यानी केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। पहला है राज्य परिषद, उच्च सदन के नाम से जाना जाता था, और दूसरा है विधानसभा जिसे हम निम्न सदन के नाम से जानते थे। नोट कर लीजिए इसे। आगे आइए, आगे देखते हैं क्या है।
अब एक अगली जो व्यवस्था की गई कि दोनों सदनों की का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया। दोनों सदनों का संयुक्त यानी कंबाइंड अधिवेशन बुलाने का अधिकार, अधिवेशन बुलाने का अधिकार गवर्नर जनरल को था। यानी कंबाइंड मीटिंग बुलाना हो तो ये पावर जो है गवर्नर जनरल के पास थी। अब अगली व्यवस्था क्या थी कि भारत के 11 प्रांतों में, भारत के 11 यानी 11 प्रांतों में विधानसभा का गठन किया गया। विधानसभा का गठन किया गया। क्लियर? अब अगली व्यवस्था क्या है? प्रांतीय विधायिका को, प्रांतीय विधायिका को राज्य सूची और समवर्ती सूची, राज्य सूची या प्रांत सूची, ठीक है ना, इसे हम प्रांत सूची भी कह सकते हैं। प्रांतीय विधायिका को राज्य सूची और समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची में पहले मैं बता चुका हूं, समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार था। अब समवर्ती सूची में तो प्रांत और केंद्र दोनों का अधिकार होता है, ठीक है, तो समझा गया। तो प्रांतीय विधायिका को राज्य सूची और समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार था। ठीक, और अगली व्यवस्था क्या है? अगली व्यवस्था क्या है कि प्रांतीय शासन के अध्यक्ष के रूप में, प्रांतीय शासन के अध्यक्ष के रूप में, अध्यक्ष के रूप में राज्यपाल यानी गवर्नर, राज्यपाल की नियुक्ति की गई, की नियुक्ति की गई। ठीक, और अब जब ये अधिनियम लागू हो गया, इस अधिनियम के लागू होने पर, लागू होने पर 1937 में यानी 1937 ईस्वी में क्या हुआ? चुनाव हुए, प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव हुए। प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव हुए, प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव हुए, जिसमें
कांग्रेस को छह प्रांतों में सरकार बनाने का अधिकार मिला। ठीक है, कांग्रेस को 6 प्रांतों में सरकार बनाने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके पश्चात 3 प्रांतों में मिली जुली सरकार जो है ये बनी 3 प्रांतों में। ठीक है, एक प्रांत में जो है वो यूनियनिस्ट पार्टी इसकी सरकार जो है एक प्रांत में रही। बात समझ में आई। और कृषक प्रजा पार्टी, कृषक प्रजा पार्टी की सरकार ये भी एक प्रांत में रही। बात समझ आ गई। तो शेष जो प्रांत थे उनमें वही ब्रिटिश गवर्नमेंट की सरकार बनी। तो ये था आपका 1935 का अधिवेशन। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो भाई थोड़ा देख लीजिए, और इसमें कई जगह से क्वेश्चन बनते हैं, ढेर सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो इसको जो है सीरियसली लीजिए और गंभीरता से पढ़िए। तो भाई नए छात्रों से मेरा एक बार फिर अनुरोध कि प्लीज़ मेरे चैनल अवस्थी क्लासेस को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।